नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वह वेल्डिंग जिसमें हम प्योरली फ्रिक्शन का यूज़ करेंगे दो सरफेस को आपस में वेल्ड करने के लिए, तो उसको कहा जाता है फ्रिक्शन वेल्डिंग। ये होती कैसे है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग की। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह है हमारी एक सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग है, और सॉलिड स्टेट की वेल्डिंग को हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। यानी वह वेल्डिंग जिसमें हम किसी भी प्रकार के कोई फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते, उसको हम सॉलिड स्टेट या ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। ना ही हम इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लक्स यूज करते हैं, और ना ही हम इसमें किसी एक्सटर्नल हीट की सहायता से इसको वेल्ड करेंगे। यानी इसमें किसी प्रकार के करंट का कोई यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर जो हीट डेवलप की जाती है, वो की जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो वर्कपीस हैं, वर्कपीस 1, वर्कपीस 2। इन दोनों को हमने अलग अलग पोजीशन में होल्ड किया हुआ है। वर्कपीस 1 हमारा स्टेशनरी चक के साथ कनेक्टेड है। ये जो हमारा स्टेशनरी चक है, ये हमारा एक्सिस के अबाउट, यानी इस ऑब्जेक्ट की एक्सिस के अबाउट मूव कर सकता है। और ये है हमारा एंड से, जो इसका एंड होता है, वहां पे हम एक मैकेनिज्म यूज करते हैं इसको एक एक्सियल थ्रस्ट देने के लिए, एक्सियल फोर्स देने के लिए। दूसरा जो हमारा वर्कपीस है, उसको हम कनेक्ट करते हैं एक रोटेटिंग शाफ्ट के साथ। यानी एक स्पिंडल होता है, जैसे हमारे लेथ में एक स्पिंडल होता है, वहां पे हम इसको अटैच कर देते हैं। क्योंकि हमारा स्पिंडल एक पर्टिकुलर आरपीएम पे घूमता है। फ्रिक्शन वेल्डिंग में यहाँ पे हम जो आरपीएम यूज करेंगे वो होता है 12,000 हमारा, यानी 12,000 राउंड पर मिनट के हिसाब से ये घूमता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे वेल्डिंग कैसे होती है। देखिए, स्टार्टिंग पोजीशन में हमारा वर्कपीस 2, जो कि हमारा रोटेटिंग स्पिंडल के साथ कनेक्टेड है, इसको रोटेशन मूवमेंट दी जाती है, और ये लगभग लगभग हमारा 12,000 आरपीएम के हिसाब से घूमता है। तो होता क्या है, स्टेज 1 में इसको स्टार्ट कर दिया जाता है रोटेशन में, और स्टेज 2 में जब हम आते हैं, तब हमारा जो वर्कपीस 2 है, ये मेरा वर्कपीस 2 था और ये मेरा वर्कपीस 1 है, इसको कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। अब देखिए, जैसे ही ये रोटेटिंग स्पिंडल है, एक तो ये रोटेट कर रहा है, और जब कोई चीज़ रोटेट करती है, उसके अंदर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो हाई काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिल रही है इस हाई स्पीड के कारण, उसके द्वारा हम जनरेट करते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन। और जैसे ही यहाँ पे इन दोनों सरफेस को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, इन दोनों के बीच में रबिंग होती है, और इसके कारण हाई फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये जो फ्रिक्शन है, ये इन दोनों सरफेस को आपस में मेल्ट करता है। यानी पहले तो इनके बीच में एक प्लास्टिक जोन बनेगा, उसके बाद हमारा टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा और प्लास्टिक स्टेज चली जाएगी, और हमारा जो मटेरियल है मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है, तो कुछ सेकंड तक के लिए हम इसको कांटेक्ट में रखते हैं। उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि एक प्री डिटरमाइंड लेंथ जो हमें चाहिए, मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है, तो यहाँ का जो भी मटेरियल होगा, ये सारा का सारा प्लास्टिक जोन में चला जाएगा। प्लास्टिक जोन का मेरा मतलब है कि पूरा का पूरा मेल्टिंग स्टेज में आ जाएगा। लगभग लगभग बस मेल्ट होके गिरेगा नहीं, अपना रिक्रिस्टलाइजेशन, करेक्ट वर्ड जो इसका होगा वो है रिक्रिस्टलाइजेशन स्टेज में चला जाएगा। देखिए, हर एक टेम्परेचर का अपना अपना रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे रेंज अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आयरन यूज़ कर रहा हूँ Fe, तो यहाँ पे जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो 723 डिग्री से लेके 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा। तो जैसे ही ये टेम्परेचर अटेंड होता है, जैसे मिलता है, हम यहाँ पे स्पिंडल को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे जो हमने एक्सियल थ्रस्ट की बात की है, एक प्री डिटरमाइंड एक्सियल थ्रस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया प्री डिटरमाइंड एक्सियल थ्रस्ट, यानी एक कैलकुलेटेड अमाउंट का ही हम एक्सियल थ्रस्ट देते हैं। क्यों? अगर हम एक कैलकुलेट करके नहीं देंगे तो हमें नहीं पता कितना मटेरियल उससे बाहर जा सकता है फ्लश आउट होके, या कितना नहीं जा सकता। हो सकता है हमारा जो जॉइंट ऑप्टेन हो उसके अंदर डिफेक्ट रह जाए। इसलिए एक प्री डिटरमाइंड का एक्सियल थ्रस्ट हम शाफ्ट 1 के हेल्प से देते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही देते हैं,
ये दोनों सरफेस एक दूसरे की सरफेस के अंदर चली जाती हैं। इन दोनों के बीच में जो भी हमारा यहाँ पे मोल्टन मेटल है, वो साथ के साथ इन दोनों के बीच में जो ऑक्साइड है या इम्प्योरिटीज है वो फ्लश्ड आउट हो जाता है। फ्लश्ड आउट का मतलब है बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है और कुछ ऐसी शेप बना देता है जैसा मैंने यहाँ पे बनाई है। बाद में इसको सॉलिडिफाई होने दिया जाता है और हमारा जॉइंट ऑब्टेन होता है। और बाद में इस जॉइंट को हम डिफरेंट काइंड के मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे हम टर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, मिलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको परफेक्टली स्मूथ कर दिया जाता है और हमारा जॉइंट ऑब्टेन होता है। बात करते हैं यहाँ पे इसकी एडवांटेज की और एप्लीकेशन की। देखिए, सबसे अच्छी एडवांटेज इसकी ये है कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ये 25 से 30 सेकंड के बीच में हो जाता है। जब कोई चीज़ इतनी जल्दी हो जाए तो उसमें हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हमारी वेल्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में की जा सकती है, जो कि हमारा बहुत इकोनॉमिकल है। दूसरा, हम यहाँ पे केवल रोटेशन करने में ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी होती है। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो हम मेटल को आपस में वेल्ड कर रहे हैं वो डिसिमिलर टाइप का भी हो सकता है और सिमिलर टाइप का भी हो सकता है। तो सबसे अच्छी जो एडवांटेजेस और एप्लीकेशन की बात करूं तो इन दोनों का यूज़, फ्रिक्शन वेल्डिंग का यूज़ हम जो करते हैं वो ड्रिल बिट में करते हैं उसको जोड़ने के लिए। देखिए, ड्रिल बिट जो होती है वो हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है, HSS की, और जो शैंक होती है जिसके साथ इसको कनेक्ट किया जाता है वो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, ठीक है। देखिए, कुछ इस तरह से ये मेरी शैंक है, उसके बाद यहाँ पे मेरी ड्रिल बिट आती है कुछ इस तरह की, मान लीजिए, ठीक है। ये फ्लूइड्स जो होती है इसके इन दोनों को जॉइंट करने के लिए ये मेरी ड्रिल बिट है, ये मेरी शैंक है, ये शैंक है और ये बिट है। इन दोनों को यहाँ जॉइंट करने के लिए हम फ्रिक्शन वेल्डिंग यूज़ करते हैं। और साथ साथ बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे कि हमारा जो शाफ्ट है उसको हमें गियर के साथ अगर कनेक्ट करना है तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी ये मेरी जो शाफ्ट है, ठीक है, ये मेरा गियर है, यहाँ पे जो मेरी शाफ्ट आएगी इसके इधर भी और इधर भी, और ये मेरा गियर है मान लीजिए, तब वहाँ पे हम फ्रिक्शन वेल्डिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। केवल डिसएडवांटेज है वो केवल इतनी सी है कि यहाँ पे जो हम वर्क पीस यूज़ करते हैं वो लगभग सेम साइज़ का होना चाहिए और सिलेंड्रिकल होना चाहिए शेप में, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करके फ्रिक्शन वेल्डिंग ऑब्टेन करते हैं। इस फ्रिक्शन वेल्डिंग को इनर्शिया वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये है इनर्शिया वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे तो हम रोटरी मोशन यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कहीं कहीं हम स्लाइडिंग मोशन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्लाइडिंग मोशन के द्वारा सेम चीज़ होती है, सेम स्ट्रेस डेवलप होती है। अगर वेल्डिंग हो तो उसको लीनियर फ्रिक्शन वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।